विंटर सोल्जर के लिए सेबेस्टियन स्टैन से बेटर कोई है? स्कारलेट विच को एलिजाबेथ ओल्सन से बेहतर कोई प्ले कर सकता है? हल्क को अभी तक कितने एक्टर्स ने प्ले किया है? और मून नाइट का रोल प्ले करने वाले एक्टर ऑस्कर आइजैक क्या सुपर हीरो जॉनर के लिए वरदान है? मैं भी हाल फिलहाल विंटर सोल्जर देख रहा था और तब विंटर सोल्जर के काली आंखों वाले लुक को देखकर इतना तगड़ा नॉस्टैल्जिया हिट हुआ कि मुझे रियलाइज हुआ कि ये लुक हमें पहली मूवी में दिखने के बाद नहीं दिखा। फेज 4 की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर वांडा मैक्सिमॉफ फेज 2 और 3 में जैसा आउटफिट पहनती थी वैसा उसके पावर अप के बाद हमें नहीं दिखा। परफेक्ट हल्क प्ले करना मुश्किल नहीं है, पर परफेक्ट ब्रूस बैनर प्ले करना बहुत मुश्किल है। एक एक्टर ने एक कैरेक्टर की मल्टीपल आइडेंटिटीज इतने अच्छे से प्ले कर ली कि वो मल्टीपल आइडेंटिटीज ऐसा लगता है कि बिल्कुल अलग इंसान है। तो दोस्तों, मैं हूं मंसना और आपका स्वागत है टॉप 5 परफेक्ट कास्टिंग के तीसरे एपिसोड में। तो स्पॉयलर्स को ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। विंटर सोल्जर, मैं मजाक नहीं कर रहा, पर बहुत कम लोग सेबेस्टियन स्टैन की तारीफ करते हैं उनके विंटर सोल्जर के पोर्ट्रेयल के लिए, और ये पोर्ट्रेयल जबरदस्त है। ओरिजिनली वो पहली कैप्टन अमेरिका मूवी में बकी बार्न्स के रोल में थे और बकी कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका का साइड किक था, जैसे रॉबिन बैटमैन का साइड किक है। पर मार्वल ने डिसाइड किया कि उस रास्ते नहीं जाते हैं, तो हमें मूवीज में एक डिफरेंट एंगल दिखा इस बकी बार्न्स का, जहां वो स्टीव रॉजर्स का बेस्ट फ्रेंड था और जंग में उसका साथी। और ये परफॉर्मेंस अपने आप में अच्छी थी, पर जिस पल लोगों ने सेबेस्टियन स्टैन को उनकी काली काली आंखों के साथ कैप की शील्ड को रोकते हुए देखा, वो हैरान हो गए। ये बहुत एक्यूरेट पोर्ट्रेयल था। कॉमिक्स में कहीं ना कहीं बकी का इंस्पिरेशन बैटमैन के रॉबिन से लिया गया था। हालांकि कॉमिक्स में बकी बहुत पहले मर गया था, जबकि बैटमैन का ओरिजिनल रॉबिन नहीं मरा बल्कि दूसरा रॉबिन मरा। पर दोनों कैरेक्टर्स वापस जरूर आए, एक विंटर सोल्जर बनके, दूसरा रेड हुड बनके। तो जब आप कॉमिक्स के विंटर सोल्जर को देखोगे तो उसमें और सेबेस्टियन स्टैन के विंटर सोल्जर में आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। इवन हु द हेल इज बकी वाला डायलॉग आपको ऐसा लगेगा कि कॉमिक बुक के पेज से सीधा स्क्रीन पर चिपका दिया गया है। हालांकि बेशक हमने सेबेस्टियन स्टैन के विंटर सोल्जर का एक्शन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखा हो, पर मेरे हिसाब से हमें उनका बेस्ट काम देखा फैल्कन द विंटर सोल्जर में, जहां बकी बार्न्स अपने पास्ट के ट्रॉमा से डील कर रहा होता है। ये सही में बहुत परफेक्ट कास्टिंग है। फन फैक्ट, सेबेस्टियन स्टैन ने फैल्कन द विंटर सोल्जर के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करी थी अपनी बॉडी पे। इससे पहले वो फर्स्ट एवेंजर, विंटर सोल्जर और सिविल वॉर में भी अच्छे खासे रोल में थे, पर उन्होंने इसी सीरीज के लिए एब्स बनाए। हल्क, आप पूछना चाहोगे कि कौन से ब्रूस बैनर की कास्टिंग परफेक्ट थी? बिल बिक्सबी, एरिक बाना, एडवर्ड नॉर्टन और मार्क रफेलो। अब जहां यहाँ सबने अपना अपना बेस्ट दिया ब्रूस बैनर के रोल को प्ले करने के लिए, वही मार्क रफेलो इनमें सबसे आगे है। हल्क बहुत पावरफुल है, बहुत खतरनाक है, उससे अच्छे अच्छे पावरफुल कैरेक्टर्स पंगा नहीं ले सकते, पर ब्रूस बैनर का डरने वाला कमजोर साइड कोई नहीं पकड़ता। पर इस साइड को बहुत अच्छे से पकड़ा मार्क रफेलो ने, जहां कई सीन्स में आप उन्हें हिचकिचाते हुए, माहौल से दूर भागते हुए देखोगे। एग्जाम्पल के तौर पर पहली एवेंजर्स मूवी में ब्रूस बैनर शील्ड में होते हुए भी मुंह छुपाकर चल रहा था। वो हैरान था कि टोनी स्टार्क उसे बार बार क्यों उकसा रहा है, और वो तब और परेशान हो गया जब एज ऑफ अल्ट्रॉन में स्टार्क टावर पर अटैक हुआ। ये साइड देखना ब्रूस बैनर का बहुत जरूरी था, जहां वो जानबूझकर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता रहता है ताकि ज्यादा नुकसान ना हो जाए। हालांकि एरिक बाना का ब्रूस बैनर भी अच्छा था और एडवर्ड नॉर्टन के पोर्ट्रेयल की भी तारीफ करी जाती है, पर बात यहाँ ये है कि ब्रूस बैनर कभी कूल नहीं दिखना चाहिए। वो हमेशा हल्क का ठीक उल्टा दिखना चाहिए, जहां उसे हल्क से और हल्क को उससे नफरत हो। हालांकि पहली एवेंजर्स मूवी में दिखने के बाद मार्क रफेलो से वापस वो बात आ नहीं रही। प्लस इन्फिनिटी वॉर के बाद तो हल्क को कुछ और ही बना दिया मार्वल ने। फन फैक्ट, पहली एवेंजर्स मूवी की फिल्मिंग के दौरान मार्क रफेलो इतने इनसिक्योर फील कर रहे थे कि वो जॉस व्हीडन को बार बार बोल रहे थे कि अभी भी रिकास्ट करने का टाइम है। पर जॉस व्हीडन के हिसाब से मार्क रफेलो परफेक्टली वो इंसान दिखते हैं जो कि रिलैक्स नहीं है और खतरनाक है। ब्लैक विडो, जिस पल फैंस ने सुना कि स्कारलेट जोहानसन नताशा रोमानॉफ का रोल प्ले करेंगी, उस पल फैंस की धड़कनें तेज हो गई और स्कारलेट जोहानसन ने बहुत एक्यूरेटली इस रोल को प्ले किया फैंस के लिए। सिवाय उनकी अपनी मूवी ब्लैक विडो को छोड़कर, नताशा रोमानॉफ, जिसको ब्लैक विडो के नाम से जाना जाता है, वो एक एक्सपर्ट स्पाई और जबरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्पिटेंट है। अब ये दोनों वाइब हम फैंस को मिली स्कारलेट जोहानसन से ऑलमोस्ट हर मूवी में, जहां मानूंगा कि उनका परफेक्ट पोर्ट्रेयल विटनेस किया गया कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में। हमें ब्लैक विडो मूवी से वैसी फीलिंग आनी चाहिए थी, पर मार्वल ने फैसला किया कि वो ब्लैक विडो मूवी का फोकस नताशा के कैरेक्टर पर कम और नई ब्लैक विडो को इंट्रोड्यूस करने पर ज्यादा रखेंगे, और इसकी वजह से एक प्रॉपर ब्लैक विडो मूवी फैंस को नहीं मिल पाई। वही कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में नताशा रोमानॉफ जबरदस्त सीक्रेट मिशन कर रही थी, विंटर सोल्जर से लड़ाई कर रही थी, और स्टीव, जो कि फ्यूरी के फ्लैश ड्राइव को छुपा के गया, उसे तुरंत ले लेती है। इन सब के ऊपर आयरन मैन 2 में भी स्कारलेट जोहानसन का काम जबरदस्त था, जहां वो शील्ड के लिए काम करती है और टोनी स्टार्क की सेक्रेटरी बनकर उस पर नजर रखती है। ब्लैक विडो सुपर हीरो है, पर एक अलग तरीके की, जो कि सीक्रेटली सब जानती है, और उसके कई सारे एक्शन ऑफ स्क्रीन होने चाहिए, ना कि वो लिटरली एक सुपर हीरो बैटल में रोबोट से लड़ रही हो। पर तब भी मैं कहना चाहूंगा कि स्कारलेट जोहानसन ने इस रोल को बहुत अच्छे से प्ले किया। फन फैक्ट, स्कारलेट जोहानसन की सैलरी ब्लैक विडो मूवी के लिए $25 मिलियन थी, पर उनको $6 मिलियन और मिलते अगर मूवी $900 मिलियन से ऊपर की कमाई करती। लेकिन डिज्नी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया मूवी को डिज्नी प्लस पर और थिएटर पर एक साथ रिलीज करके, जिसके लिए स्कारलेट जोहानसन ने लॉसूट फाइल किया, पर यह मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो गया। मून नाइट, ये एक ऐसा मार्वल कैरेक्टर है जिसके बारे में ज्यादा फैंस नहीं जानते थे, पर ऑस्कर आइजैक की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने एक एक फैन को समझा ही दिया कि मून नाइट किस परेशानी का नाम है। यहाँ एक एक्टर 3 कैरेक्टर प्ले कर रहा था और वो बहुत जबरदस्त प्ले कर रहा था।
स्टीवन ग्रैंट जो कि ब्रिटिश एक्सेंट में बात करने वाला आदमी है जो कि काम करता था म्यूजियम में, जेक लॉकली जो कि अपना काम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और ओरिजिनल मार्क स्पेक्टर एक मर्सिनरी जो कि अपनी परेशानियों के साथ इन आइडेंटिटीज को अपने साथ लेकर चल रहा था। अब ऑस्कर आइजैक ने इन तीनों आइडेंटिटीज को अलग अलग प्ले करने के साथ साथ दो आइडेंटिटीज को अलग एक्सेंट दी, जबकि एक आइडेंटिटी को तो लैंग्वेज ही अलग कर दी। इन सबके ऊपर ऑस्कर आइजैक ने एक लेयर और ऐड कर दिया। जब दो आइडेंटिटीज आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो आपको दूर दूर तक आइडिया नहीं लगेगा कि ये दोनों एक ही आदमी पोर्ट्रे कर रहा है। ऑस्कर आइजैक ऑलरेडी सुपर हीरो जॉनर के लिए वरदान से कम नहीं है, जहां वो अपोकलिप्स को प्ले करने के साथ साथ अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में स्पाइडरमैन 2099 को आवाज भी दे चुके हैं। अभी हम उन्हें मोस्ट प्रोबेबली आगे मून नाइट के रोल में जरूर देखेंगे, जहां हमें उनकी तीसरी आइडेंटिटी के बारे में अभी और जानना है कि जेक लॉकली किस बला का नाम है। फन फैक्ट, ऑस्कर आइजैक को जब सीरीज में स्टीवन और मार्क के बीच का इंटरेक्शन दिखाया था तब उन्होंने उस सीन के लिए अपने भाई को बुलाया ताकि ऑस्कर आइजैक को अपने भाई को देखकर लगे कि वो खुद से ही बात कर रहे हैं। स्कारलेट विच, एलिजाबेथ ओल्सन की वांडा मैक्सिमॉफ हमें पहली बार देखी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के पोस्ट क्रेडिट सीन में और पहली बार एक्शन में देखी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। पर मैं कहना चाहूंगा कि हमें उनका ट्रू पोटेंशियल ना ही एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखा, ना ही इन्फिनिटी वॉर में, ना ही एंड गेम में। एलिजाबेथ ओल्सन ने अपना बेस्ट दिया वांडा विजन सीरीज में, जहां उनका स्कारलेट विच फॉर्म सबके सामने आया। अब ये बात सच है कि कॉमिक्स में स्कारलेट विच हमें कई तरह के आउटफिट में दिखती रही है, पर ये सारे डायरेक्टर्स नोट थे। एलिजाबेथ ओल्सन ने एक इंटरव्यू में भी बताया कि उनका एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखने वाला आउटफिट जॉस व्हीडन ने सिलेक्ट किया था। पर वांडा मैक्सिमॉफ अपनी आउटफिट के लिए नहीं जानी जाती, वो जानी जाती अपने ट्रॉमा के लिए, कि कैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया और उससे उभरने की कीमत चुकाई रियलिटी ने। और ये ट्रॉमा हमें परफेक्टली दिखा वांडा विजन सीरीज में। और इसके बाद तो एलिजाबेथ ओल्सन रुकी नहीं। एक बार स्कारलेट विच नाम हासिल करने के बाद जो पागलपन का नाच हमें देखने को मिला उसकी बात ही कुछ और थी। यहाँ ग्रीफ था, एंगर था और बहुत सारा पेन भी, जिसको परफेक्टली हमें दिखाया मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। उस मूवी में कई कमियां निकाली जा सकती हैं, पर जो चीज परफेक्ट थी वो था स्कारलेट विच का पोर्ट्रेयल, जिसने एक एक फैन को बता दिया कि अगली बार जब वांडा मैक्सिमॉफ हमें दिखेगी तो उससे पावरफुल शायद ही कोई होगा। फन फैक्ट, वांडा विजन के हर एपिसोड की शुरुआत में हमें एलिजाबेथ ओल्सन की आवाज आती है प्रीवियसली ऑन वांडा विजन, जो कि हर एपिसोड के साथ साथ कम हंसमुख होती चली जाती है। तो किसी भी कैरेक्टर में जान डालती है एक्टर की डेडिकेशन, और ये डेडिकेशन कहीं ना कहीं एक्टर और कैरेक्टर के बीच के फर्क को धुंधला कर देती है। आप जब भी आयरन मैन इमेजिन करते हैं तो आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर दिखते हैं, जब कैप्टन अमेरिका इमेजिन करते हैं तब क्रिस एवंस दिखते हैं, जब वुल्वरीन इमेजिन करते हैं तो ह्यूग जैकमैन दिखते हैं। और ये सब पॉसिबल हो पाया एक्टर्स का अपने कैरेक्टर को सीरियस लेने की वजह से। हम सुपर हीरोज की बात तो हमेशा करते हैं, पर कहीं ना कहीं उनका फैन बनाने में इन एक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो दोस्तों, ये था टॉप 5 परफेक्ट कास्टिंग का तीसरा एपिसोड, जहां मैंने 2 रिकमेंडेशन पिछले एपिसोड के कमेंट से लिए हैं। तो अगर आप भी अगली टॉप 5 लिस्ट में अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में वो नाम जरूर दें। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप डेडपूल को मार्वल यूनिवर्स खत्म करते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।